वेलकम टू डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस। आज का टॉपिक है फिस्टुला इन एनो। तो सबसे पहले हम ये जान लें फिस्टुला होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि फिस्टुला जो है वो एनल रीजन में ही होने वाला एक डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा एनल कैनाल है, तो इसमें क्या है कि जैसे ये एनल कैनाल है, इसमें एक रूट बन जाता है। ठीक है, एब्सिस फॉर्मेशन होता है और फिर इसमें क्या होता है, एक रूट बन जाता है, एक कैनाल टाइप की बन जाती है जो कि हमारे स्किन में बाहर की तरफ भी खुल सकती है, या फिर ये जो रूट है हमारा स्किन में, मतलब जब जो एनल रीजन के एंटीरियर में भी खुल सकता है, पीछे भी खुल सकता है, या फिर जो इसका ये रूट है ये हमारे जैसे हमारा जो एनल कैनाल है, रेक्टम है, उसके आगे पीछे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां पर भी इसकी जो रूट है वो जा सकती है। यानी कि ये जो है एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एनल रीजन में प्रेजेंट होती है, और इसकी जो ओपनिंग है यानी कि एक कैनाल सी बनाती है, ये आगे भी खुल सकती है, मतलब स्किन में भी खुल सकती है, साथ ही साथ में जो और अदर ऑर्गन्स है उनके अंदर जाकर भी इसका जो रूट होता है वो खुल सकता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, फिस्टुला इन एनो implies a chronic granulating tract, ठीक है, कनेक्टिंग टू एपिथेलियल लाइंस, सरफेस में बी म्यूकोजल और क्यूटेनियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिस्टुला इन एनो जो होता है ये एक कैसा ट्रैक है, क्रॉनिक ग्रैन्युलेटिंग ट्रैक फॉर्म करता है। ये एक ट्रैक है ग्रैन्युलेटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कनेक्टिंग टू एपिथेलियल लाइंस, ये जो होता है दो एपिथेलियल लाइन को कनेक्ट करता है, मतलब ऐसी सरफेसेस को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है जो कि मे बी म्यूकोजल और क्यूटेनियस। यानी कि म्यूकोजल मतलब अगर किसी और ऑर्गन में जाके इसकी ओपनिंग खुलती है तो वो वहां पर भी म्यूकोसा होगी, तो इसलिए म्यूकोजल, एंड क्यूटेनियस मतलब अगर इसकी जो रूट है वो स्किन में जाके बाहर की तरफ खुलता है तो वो क्यूटेनियस है। यानी कि ये दोनों ही जगह खुल सकता है, म्यूकोजल में भी और क्यूटेनियस भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, प्रीवियस पायोजेनिक एब्सिस। अगर किसी को पहले से ही कोई पायोजेनिक एब्सिस हुआ है तो वहां पर भी क्या हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि अगर जैसे हमारा ये एनल रीजन है, एनल रीजन के पास में ही कहीं और पर पहले से एब्सिस प्रेजेंट है, एब्सिस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पहले से ही, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, तो उसकी वजह से भी फिस्टुला जो है फॉर्मेशन हो सकती है। फिर उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो हमारा फिस्टुला है वो मतलब एनल रीजन में फिस्टुला डिजीज कॉज हो सकती है। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज जो है ये हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज होती है, तो इन डिजीज की वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। नेक्स्ट है अदर एब्डोमिनल डिजीज। तो जो अदर कोई डिजीज है एब्डोमेन में प्रेजेंट, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमें फिस्टुला हो सकता है। कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, रेक्टम में अगर कार्सिनोमा है, कैंसर अगर हो गया है किसी को रेक्टम में, तो उसको भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रीवियस रेक्टल, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्स्ट्रक्टियल, अगर कोई डिजीज है यानी कि किसी को पहले से ही कोई रेक्टल डिजीज है, ठीक है, फिर या फिर किसी को मतलब रेक्टम में क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है पहले किसी को, या ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस अगर किसी को पहले से हुए हैं तो उनको भी क्या हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है। फिर अभी ये जो फिस्टुला है, फिस्टुला इन एनो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इसको देखते हैं कि और क्या इसमें पढ़ना है हमें। पैथोजेनेसिस ऑफ फिस्टुला। तो जो फिस्टुला होता है वो किस स्टेज वाइज आगे बढ़ता है, कैसे वो फॉर्म होता है, फिर कहाँ तक वो जाता है। अब जैसे फिस्टुला है, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, तो वो ओपनिंग कैसे बनती है, पहले क्या होता है, फिस्टुला में क्या होता है, एब्सिस का भी फॉर्मेशन होता है, तो वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है अब हम उसको देखते हैं। तो जैसे पैथोजेनेसिस में इसकी फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। यानी फर्स्ट टाइम जो है इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा कि एनल रीजन में जो है किसी को जिसको भी फिस्टुला फॉर्म होने वाला है उसको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन का होगा, इन्फेक्शन ऑफ एनल क्रिप्ट्स। ठीक है, तो जो एनल कैनाल में एनल क्रिप्ट्स होते हैं वहां पर इन्फेक्शन होगा और फिर वहां पर प्राइमरी ओपनिंग फॉर्म होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही फिस्टुला की प्राइमरी ओपनिंग क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद होता है कि स्टेज ऑफ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड स्टेज, तो स्टेज ऑफ बरोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब क्या होगा, जब एक ओपनिंग बन चुकी है तो ओपनिंग बनने के बाद अब क्या करेगा, फिस्टुलस ट्रैक में प्रोसीड इन एनी वन और मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे फिस्टुला का जो ट्रैक है वो बनना शुरू होगा, यानी कि ओपनिंग बन चुकी है फर्स्ट, अब क्या होता है वो ट्रैक बनना शुरू होगा, क्योंकि इन्फेक्शन वहां हो चुका है। जब वो ट्रैक बनना शुरू होगा तो वो एक या दो जगह भी बन सकता है और वन डायरेक्शन में भी बन सकता है, मतलब वो कितनी भी जगह, वो उसके दो रूट भी हो सकते हैं, उसके तीन रूट भी हो सकते हैं, या सिंगल रूट भी उसका हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन क्या है, कहां पर है, कैसा है, ये पूरी तरह से मतलब कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद आता है इसमें थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड, तो स्टेज ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन। तो पहले इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन होने के बाद जो फिस्टुला है उसने अपना ट्रैक बनाया, ट्रैक बनाने के बाद जहां जहां तक वो गया, जहां जहां वो इन्फेक्शन पहुंचा, वहां पर अब क्या होगा, स्टेज थर्ड स्टेज बन जाएगी। थर्ड स्टेज में अब आ जाएगा तो वहां पर होगा कि एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब एब्सिस फॉर्मेशन होगा, तो एब्सिस मतलब क्या है, जब कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसके बाद वहां पर पहले इन्फ्लामेशन होती है, फिर उसके बाद जो है वहां पर एब्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेज में यानी थर्ड स्टेज में ही अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी इससे पहले जो है पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा, यानी जब उसके एनल रीजन में कोई भी ये फिस्टुला डिजीज कॉज हो रही है, वो बढ़ रही है, तब तक उसे कुछ पता नहीं चलता है, कोई सिम्टम भी नहीं आता है। अब जब वो डिजीज थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी है तब जाकर उसको क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। कब आएंगे, जब वहां पर एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, स्टेज 4, यानी जब सिम्टम्स आ जाते हैं उसके बाद स्टेज 4 आती है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओपनिंग। तो इसमें क्या होता है, अब एब्सिस फॉर्म हो चुका है, उससे पहले ट्रैक भी बन चुका है, फिर उसमें एब्सिस भी बन गया। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि फिस्टुला की 2 ओपनिंग्स रहती है, तो अब इसमें सेकेंडरी ओपनिंग भी बन जाती है, यानी जहां तक भी वो गया होता है। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एब्सिस रप्चर। इसमें जो एब्सिस है वो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद ही रप्चर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वहां पर सेकेंडरी ओपनिंग बन चुकी है, तो अंदर जितना भी इंफेक्शन हुआ था, जितना भी एब्सिस बना था, अब वो जो सेकेंडरी ओपनिंग है उसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, या फिर अगर नहीं निकलता है तो हम उसे ड्रेन भी कर सकते हैं सर्जिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फिस्टुला है, इसमें जब भी आप फिस्टुला को पढ़ो तो माइंड में एक चीज रहनी चाहिए कि इसमें क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट आ रहा है इसमें मतलब उसको पस फॉर्मेशन होती है, इसमें एक ट्रैक बना होता है, मतलब एक पूरा ट्रैक बनाता है, वो सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसकी अब कोई ट्रैक है तो ट्रैक में क्या होगा, एक उसकी फर्स्ट ओपनिंग होगी, जैसे ये कोई ट्रैक है तो इसमें यहाँ भी ओपनिंग होगी और यहाँ भी, यानी कि 2 ओपनिंग्स रहेंगी, एक प्राइमरी ओपनिंग और एक सेकेंडरी ओपनिंग, और बीच में क्या होगा, ट्रैक बनेगा, और ट्रैक बन रहा है, फिर वहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखो प्राइमरी ओपनिंग बनेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पर ट्रैक बनेगा। तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले जो है प्राइमरी ओपनिंग, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी ओपनिंग बनेगी, सेकेंड स्टेज में क्या है, फिस्टुलस ट्रैक बनेगा, फिर उसके बाद क्या है, जब वहां ट्रैक बन चुका है तो वहां पर क्या होगा, एब्सिस का फॉर्मेशन होगा, और एब्सिस फॉर्मेशन होगा तो वहां पर क्लिनिकल फीचर्स, हमें क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो आने लगेंगे। देन उसके बाद जो है, अब यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम्स आने लगे हैं, और फिर इसके बाद 4th स्टेज में आते ही वहां पर क्या होगा, हमें सेकेंडरी ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी पूरी पैथोजेनेसिस है। अब हम देखेंगे कि पार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला, यानी कि एक पार्क साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया है, जो फिस्टुला है उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो उन्होंने इसको कैसे क्लासिफाई किया है, तो फर्स्ट जो है इंटरस्फिंक्ट्रिक, यानी कि मतलब इंटरस्फिंक्ट्रिक जो है ये 70% पाया जाता है, और 70% में क्या होता है, इंटरस्फिंक्ट्रिक में होता यह है कि जो इसमें जो रूट होता है, डू नॉट क्रॉस एक्स्ट्रा स्फिंक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो क्या होता है, हमारा जो एनल रीजन होता है वहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ये आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ाई होगा। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो कैसा रहता है, वो वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है। और जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये मसल्स से ही बने हुए होते हैं, जो कि हमें डेफिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम उसमें उसकी वजह से हमें क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एनल रीजन है, जैसे कि अब आप ये समझ लो, जैसे ये एनल रीजन है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर इंटरनल जो स्फिंक्टर है उसकी मसल्स है, और फिर यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की मसल्स है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इंटर स्फिंक्ट्रिक
फिस्टुला। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट क्रॉस एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर की मसल्स है और ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर की मसल्स है, तो इसका रूट जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर से आएगा और बाहर स्किन में खुल जाएगा। तो ये होगा हमारा इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। फिर उसके, और ये जो होता है सबसे कॉमन होता है, ये 70% पाया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। ये जो होता है ये 25% पाया जाता है और ये जो है क्रॉस बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है, ये जो ये दोनों मसल्स हैं, इन दोनों को ही क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा और फिर बाहर जाकर स्किन में खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये फिर यहाँ पर पूरा खुल गया है, तो ये होता है, ये भी 25% पाया जाता है। इसके भी पाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बट सबसे ज्यादा कौन सा है, इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। नेक्स्ट हमारा आता है सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। ठीक है, तो सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है वो, ये भी नॉट कॉमन, ये भी कॉमन नहीं है, 4 से 5% ही होता है। तो सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला में होता क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ओपनिंग है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर की जो मसल्स है वहां से ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर से, ठीक है, तो ऊपर से जाती है और फिर जाकर बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, तो ये हो गया सुप्रा स्फिंक्ट्रिक और ये 4 से 5% ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, यानी कि ये जो है किसी भी स्फिंक्टर को क्रॉस नहीं करता है और ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो ये क्या करेगा, ये यहीं से ओपन हुआ है, मतलब यहाँ, यानी किसी भी स्फिंक्टर को ये क्रॉस नहीं कर रहा है और फिर ये बाहर की तरफ आकर स्किन में, ये स्किन है, ये जो यहाँ पे आ रही है स्किन है, इसमें आके क्या होता है, खुलता है। और ये वेरी रेयर है और ये 1% पाया जाता है। दीज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम पैल्विक डिजीज और ट्रॉमा, यानी अगर किसी को कोई पैल्विक की डिजीज है या फिर कोई ट्रॉमा उसको हो गया है, उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला फॉर्म होता है, वरना इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि किसी पेशेंट को ये फिस्टुला फॉर्म हो। यानी कि हम ओवरऑल यही देख सकते हैं कि स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और मेनली जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इन्वॉल्व भी रहता है, क्योंकि वो उसकी मसल जो है वो एनल कैनाल के ज्यादा मतलब नजदीक है, तो वो इन्वॉल्व रहती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और जो एक्सटर्नल वाला है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, और इसके नाम से पता चल रहा है इंटर स्फिंक्ट्रिक, यानी कि इसमें क्या होता है, इंटर स्फिंक्ट्रिक में जो है डू नॉट क्रॉस एक्सटर्नल। तो इंटर मतलब जो इनर वाला यानी अंदर वाला स्फिंक्टर है उसको क्रॉस करेगा, बट जो एक्सटर्नल वाला है उसको क्रॉस नहीं करेगा। फिर ट्रांस स्फिंक्ट्रिक, अब ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से होती है, तो अगर ट्रांसवर्स लाइन ऐसे है तो दैट मींस इस तरह से जा रहा है, तो दोनों ही स्फिंक्टर क्या होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर इसके बाद होता है सुप्रा स्फिंक्ट्रिक, तो इसमें क्या याद रखना है कि सुप्रा यानी कहीं ऊपर से, यानी स्फिंक्टर के ऊपर से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये स्फिंक्टर के ऊपर से जाता है और बाहर स्किन में जो स्किटेनियस है वहां पर आकर खुलता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, यानी कि स्फिंक्टर को बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं करता, स्फिंक्टर्स के बिल्कुल एक्स्ट्रा यानी बाहर की तरफ से ही निकल जाता है, और ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर है ये। ठीक है, और ये किसी डिजीज की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा किसी को हुआ है उसकी वजह से इस तरह का फिस्टुला फॉर्म होता है। तो ये पार्क जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने ये क्लासिफिकेशन हमें दिया है। ठीक है, अब है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके क्या आएंगे कि मेल और फीमेल का रेशियो जो है इसमें 5:1 होता है, और इसे जो है एज, किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये जो है मिडिल एज में, यानी मिडिल एज ग्रुप के जो मेल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पेशेंट गिव्स हिस्ट्री, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है फिस्टुला का तो वो हमें हिस्ट्री देगा कि उसको कोई एब्सेस हुआ था, ठीक है, एन एब्सेस एंड डिस्चार्ज, यानी कि वो हमें बताएगा कि उसको कोई एब्सेस हुआ था, यानी कि कोई फोड़ा या अंदर से कुछ मतलब इस तरह का उसको मतलब एब्सेस हुआ था और फिर उसमें उसको डिस्चार्ज भी हो रहा था, वो हमें हिस्ट्री देगा कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद है ये फिस्टुला जो है वो पेनलेस होता है, लेकिन कब तक, एक्सेप्ट व्हेन एक्सटर्नल ओपनिंग इज ऑक्यूलेटेड पस एक्यूमुलेट्स, यानी कि तब तक ये पेनलेस रहेगा जब तक क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ना बन जाए, यानी जब एक्सटर्नल ओपनिंग बनती है और जो पस है वो कैसे रहेगा, मतलब ऑक्यूलेटेड, जब तक वो ऑक्यूलेटेड है और उसमें पस मतलब ऑक्यूमुलेटेड रहेगा तब तक वो क्या रहेगा, मतलब तब तक वो पेनलेस रहेगा। ठीक है, और वरना जब उसके अंदर एब्सिस है और वो मतलब ऑक्यूलेटेड है, अंदर भरा हुआ है उसके अंदर पस, यानी कि जब पेनलेस वो तब होगा जब वो पूरी तरह से बस्ट हो चुका है, लेकिन जब उसमें
पस भरा हुआ है, वो ऑक्यूलेटेड है, अंदर से कंजेशन कर रहा है, तब वो क्या होगा, पेन हमें करेगा। नेक्स्ट उसके बाद है सोरनेस, इसमें सोरनेस वहां पर हमें मिलेगी, ईचिंग मिलेगी, और पेरी एनल स्किन, यानी कि जो पेरी एनल स्किन है, एनस के साइड की चारों तरफ की जो स्किन है वहां पे हमें सोरनेस और ईचिंग मिलेगी। फिर इसमें वही प्लूराइटिस एनआई भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें सीरोपुलरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि हमने पहले भी कहा था कि जो फिस्टुला होता है इसकी 2 ओपनिंग होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इसके अंदर जब पस भर चुका है, बन चुका है, और फिर जब इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग भी बन जाती है जो कि हमारे 4th स्टेज में बनती है, तो उस टाइम पर क्या होगा, क्योंकि अंदर एब्सेस था, अब वो ओपनिंग भी बन चुकी है, तो अब वहां से क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसके कुछ ही क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनसे हमें मतलब जो हमें पेशेंट आकर बताएगा। एग्जामिनेशन ऑफ फिस्टुला, अब हम देखेंगे कि फिस्टुला को एग्जामिन करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है कि इंस्पेक्शन, यानी सिंगल और मल्टीपल ओपनिंग, यानी कि हमें देखना है कि उसकी जो ओपनिंग है वो सिंगल ओपनिंग है या मल्टीपल, यानी कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग तो हम बाहर से ही देख सकते हैं, तो एक्सटर्नल ओपनिंग 1 है या 2 या उससे ज्यादा है, कितनी ओपनिंग है वो हमें देखनी है। नेक्स्ट है पाल्पेशन, पाल्पेट करके, यानी कि हम उसे अपने हैंड से पाल्पेट करके देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि प्रोबेबल पोजीशन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक जा रहा है हम पाल्पेट करके थोड़ा सा फील करेंगे कि ये जो ट्रैक है वो किधर की तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल ओपनिंग से अंदर की तरफ किस साइड में जा रहा है। उसके बाद हम है प्रोबिंग। प्रोबिंग एक मेथड है, तो प्रोबिंग में क्या होता है, वायर लेते हैं, तो वो वायर जो है सिल्वर और कॉपर का ही हमें मतलब प्रेफर किया जाता है कि इसका ही यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इजीली, मतलब हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट द ट्रैक, उस वायर से वो जो प्रोब है, उसको प्रोब बोला जाता है, वो जो प्रोब है उसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग से एंटर करेंगे और फिर उसका इंटरनल जो रूट है, मतलब इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, उसका रूट कैसा है, किधर है, उसको देखने के लिए, जांचने के लिए यूज करते हैं। और सिल्वर और कॉपर के वायर जो है वो इजीली क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं रूट के अकॉर्डिंग, जितना जैसी उनको नीड होगी वो वैसे मुड़ते चले जाएंगे, इसीलिए हमें सिल्वर और कॉपर के वायर यूज करने चाहिए। और जो प्रोबिंग मेथड है, वो प्रोबिंग मेथड से हमें जो हमारा फिस्टुला है उसकी ओपनिंग और रूट का पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, तो प्रोक्टोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम इंटरनल ओपनिंग में भी हमें इंटरनल ओपनिंग दिख जाए अंदर की साइड कहाँ, तो उस इंटरनल ओपनिंग को देखने के लिए हम प्रोक्टोस्कोप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो आपको अलग से भी पूछा जाएगा, गुडसाल रूल। तो गुडसाल रूल के द्वारा जो है हम क्या होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग को देख के हम ये पता लगा सकते हैं इंटरनल ओपनिंग किधर की साइड में है। तो इसका भी मैंने एक फुल वीडियो जो है बनाया हुआ है अपने चैनल पर, अगर आपको देखना है तो आप वहां पर जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो गुडसाल रूल। फिर इसमें क्या होता है, ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, हम जो है फिस्टुला इन एनो का एग्जामिनेशन करते हैं और उसके रूट का पता लगाते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, अब आता है फिस्टुला का इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या क्या कराने पड़ेंगे, क्या क्या करना होगा। तो जो फिस्टुला है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्स्ट तो हम एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में जो हमारा WBC है, तो पूरा WBC काउंट है, ठीक है, यानी कि TLC और DLC जो है वो इंक्रीज आएगा। फिर ESR जो है वो भी हमारा क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें इन्फेक्शन होता है। हमने पहले भी देखा था कि इसका जो स्टेज फर्स्ट है इसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन के दौरान WBC यानी कि TLC और ESR क्या होते हैं, इंक्रीज ही आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चेस्ट एक्सरे। तो हमने कॉज में देखा था कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हमें क्या हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है। उसकी इटियोलॉजी में हमने ट्यूबरक्लोसिस भी देखा था। तो उसमें क्या है, ये जो चेस्ट एक्सरे है वो मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस का जो मतलब उसको रूल आउट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिस्टुलोग्राम। फिस्टुलोग्राम से जो है हम फिस्टुला को चेक करते हैं, उसका रूट चेक करते हैं, तो फिस्टुलोग्राम भी हम करा सकते हैं। नेक्स्ट है MRI। MRI से भी क्या कर सकते हैं, हम उसके रूट को पता कर सकते हैं कि वो कैसा है, कहाँ है। ठीक है, उसकी ओपनिंग्स को जान सकते हैं, उसके ट्रैक का पता लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली सीधे है या घूम घूम कर या बहुत सारा रूट लेकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो फिस्टुला है उसके लिए हमें इन सभी की क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में तो फर्स्ट हम इसको फिस्टुलोटोमी, ठीक है, फिस्टुलोटोमी कर सकते हैं, फिस्टुलेक्टोमी कर सकते हैं। फिर एंडोरेक्टल म्यूकोजल एडवांसमेंट फ्लैप
एक तरह का ट्रीटमेंट है उसे कर सकते हैं। फिर फाइब्रिन ग्लू का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनल फिस्टुला प्लग, यानी एनल फिस्टुला प्लग का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर लाइगेशन ऑफ इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, ठीक है, यहाँ पे लाइगेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट। तो ये सारे जो है इन सभी ट्रीटमेंट का इसमें क्या होता है, इन सभी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिस्टुला जो कि एनल रीजन की डिजीज है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।